नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें आपके पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसके आगे के लेक्चर में ऑलरेडी हम सेल साइकिल कंट्रोल पढ़ रहे थे, जिसके 2 लेक्चर्स मैंने दिए हैं, जिसमें हमने उसके कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आप सबको मैंने शुरू में बताया था कि इसमें 3 तरीके के कंट्रोल देखे जाते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और चेक पॉइंट्स, जिसमें हमने पॉजिटिव कंट्रोल्स और चेक पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव कंट्रोल्स देख लिए थे। नेगेटिव कंट्रोल में आपको 2-3-4 चीज़ें पढ़नी थी, जिसमें आपका एक P53 आता है और एक रेटिनोब्लास्टोमा या RB प्रोटीन आता है और ATK एंड ATR। ATK एंड ATR क्या होता है, चेक पॉइंट में हमने कवर कर लिया था। आज हम नेगेटिव कंट्रोल के 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको RB प्रोटीन के बारे में बताया जाएगा, जिसे कि रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, और एक P53 प्रोटीन के बारे में बताया जाएगा। नेगेटिवली कंट्रोल का मतलब होता है कि मान लीजिए सेल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रहा है, रेप्लिकेशन तेज़ी से होने लगा, या रेप्लिकेशन में कोई कमी आ गई, DNA में कोई कमी आ गई। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, हॉल्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हमें कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उन प्रोटीन्स में आपका RB प्रोटीन आता है एंड P53 प्रोटीन आता है, ठीक है। इसको हम जानेंगे कि इसका क्या यूज़ होता है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो इसके पहले के लेक्चर को जाकर देख लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इन नोट्स की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर हम बात करें RB प्रोटीन की, ठीक है, तो सबसे पहले जानिए RB प्रोटीन को RB क्यों कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ प्रोटीन named as a RB. Why it is called as RB? Because it's taken from रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। इसका जो नाम है वो रेटिनोब्लास्टोमा है और रेटिनोब्लास्टोमा को ही हम RB से डिनोट करते हैं, ठीक है। कलर मैं चेंज कर देती हूँ, डार्क ले लेती हूँ। रेटिनोब्लास्टोमा को ही हम RB से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक टाइप का कैसा कंट्रोल सिस्टम है, नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम, यानी कि किसी चीज़ को नेगेटिवली, समझ रहे हैं, कोई एक्टिविटी बढ़ गई है उसको रोकने का काम कर रहा है। पॉजिटिवली आप वर्क कब करते हैं, जब आप किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम पॉजिटिव वर्क करते हैं। और जब हम उसे हॉल्ट करने का, स्टॉप करने का, रोकने का काम करते हैं, तो उसे हम नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का कैसा है, नेगेटिव कंट्रोल है। इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था एक टाइप का बच्चों में, ठीक है। रेयर जो बच्चे होते हैं उसमें, रेयर चाइल्डहुड में कुछ बच्चों में आई ट्यूमर होता है, ठीक है, जिसे रेटिनोब्लास्टोमा के नाम से जाना जाता है। उनमें इन प्रोटीन्स को देखा गया था। RB प्रोटीन को सबसे पहले आइडेंटिफाइड या जाना गया था किसमें, एक रेयर चाइल्डहुड डिजीज होती है जिसे कि रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, उसमें इसकी डिस्कवरी हुई थी। अगर RB प्रोटीन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में, अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, ये आपके जो वर्टिब्रेट, कोई भी वर्टिब्रेट सेल, वर्टिब्रेट से आप समझ रहे हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम आप कॉर्डेटा पढ़ते हैं, कॉर्डेटा में भी आप क्या पढ़ते हैं, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट में आप पढ़ते हैं प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, और वर्टिब्रेट में आप क्या पढ़ते हैं, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, इतनी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो कोई भी वर्टिब्रेट सेल जो है, उनकी न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियाई दैट इज न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में RB प्रोटीन आपके पाए जाते हैं। ये एक टाइप का क्या है, ट्यूमर सप्रेशर जीन है, जो कि सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। ट्यूमर सप्रेशन, ट्यूमर का मतलब क्या होता है, जब आप कोई सेल क्या हो जाती है, कैंसरस हो जाती है। कैंसरस सेल में क्या होता है, डिवीजन बहुत तेज़ी से होता है सेल का। अनएक्सपेक्टेड डिवीजन मतलब अनकंट्रोल्ड, आप एक तरीके से कह सकते हैं, सेल का डिवीजन इतनी तेज़ी से होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, जो वही सेल बाद में क्या बना लेता है, ट्यूमर। आप बहुत सारे लोगों में आपने देखा भी होगा अपने आसपास के, कि किसी किसी की बॉडी में इस तरीके से, मान लीजिए इनके लेग्स हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाते हैं, इस तरीके से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ट्यूमरस स्ट्रक्चर बन जाता है, या किसी किसी के हाथों में ऐसा हो जाता है। वो क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न है, जो क्या कॉज कर देता है, एक तरीके का मास ऑफ सेल कॉज कर देता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। तो इसको सप्रेस, इसको दबाने वाला, इसको
रोकने वाला जो जीन होता है उसे क्या कहते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो कि आपका क्या होता है, आरबी रेटिनोब्लास्टोमा जो प्रोटीन है वो एक तरीके का ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो कि फर्स्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन जो एज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो फर्स्ट टाइम यही था। अगर इसके लोकेशन की बात करें, लोकेशन ऑन द क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम पे इसके लोकेशन की बात करें तो ये 13th नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे पाया जाता है। 13th नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप समझ रहे हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम आप में बताया गया था, ठीक है। 23 मैमल्स की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है, मैमल्स इन द सेंस ह्यूमंस, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ह्यूमंस की बात की जा रही है, ठीक है। ह्यूमंस के 13th नंबर क्रोमोसोम पे आपको मैंने जब कैरियोटाइप पढ़ाया था एंड इडियोग्राम, ठीक है, कैरियोटाइप क्या था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन जब उस पे जीन की लोकेशन यानी कि ये कोई जीन है इस तरीके से, इस पे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसको क्या कहा गया था, इडियोग्राम कहा गया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपके सिलेबस में और क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यहाँ से। तो इडियोग्राम ये था। तो ये कहाँ होता है, आपके कैरियोटाइप के हिसाब से आप समझिए, जो 13th नंबर का क्रोमोसोम होता है, 13th नंबर के क्रोमोसोम पे पाया जाता है। और 13th नंबर के भी क्रोमोसोम पे इसकी लोकेशन क्या होती है, 13th नंबर क्रोमोसोम के क्यू आर्म पे, 2 आर्म मैंने बताए थे, क्यूओ और पेटिट, ठीक है, क्यू एंड पी 2 आर्म बताए थे। तो जो इसका क्यू आर्म होता है उसके 14.2 नंबर के लोकस पे, ठीक है, 14.2 नंबर के लोकस पे क्या पाया जाता है, ये क्रोमोसोम पाया जाता है। यहाँ इसका इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, ठीक है। ये क्या करता है, इट्स नॉर्मल एक्टिविटी स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ठीक है। अगर ये अपने नॉर्मल फॉर्म में मतलब एक्टिवेटेड नहीं है, जस्ट लाइक ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, ट्यूमर के फॉर्मेशन को सप्रेस करता है। और अगर इसको एक्टिवेट कर दिया जाए, ठीक है, इसको अगर एक्टिवेट कर दिया जाए तो ये फंक्शन ऐसा नहीं करता है। जब ये अपने नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं की गई इसके साथ, तो ये उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। जो रेटिनोब्लास्टोमा है, जिसको कि रेटिनोब्लास्टोमा 1 भी कहते हैं, ये एक जीन कोड्स प्रोटीन, एक प्रोटीन को कोड करता है जिसे कि PRB, इस तरीके से P और ऊपर भी इस तरीके से RB, इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं, PRB। ये चीज़ आप मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत लिखते हैं, साथ में ही P और ऐसे RB, नहीं, इसको हम P एंड इसके ऊपर RB, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये एक प्रोटीन को कोड करता है, RB1 किसको, PRB प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन और RB, ठीक है। एक डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी इसकी एक्टिविटी को समझाने के लिए, ठीक है। जब ये अपने नॉर्मल स्टेज में है, ठीक है, जब ये अपने नॉर्मल स्टेज में है तो आप देख सकते हैं ये क्या करता है, E2F एक कंपाउंड होता है, E2F से बाइंड करके रखता है, ये अनफॉस्फोराइलेटेड है, यानी कि कोई फॉस्फोरस इस पे ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, E2F से बाइंड करके रहता है, ठीक है। उसके बाद जब ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड में स्टेज में आता है, यानी कि कुछ फॉस्फेट इस पे अटैच कर दिए जाते हैं, तो ये पार्शियली मतलब हाफ, पार्शियली का मतलब ना पूरी तरीके से ना होके हाफ क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है, हाफ ये एक्टिव हो गया। और देन जब ये आपके यहाँ पे फेजेस बताए गए हैं, इसको भी आप देख लीजिए कि ये इसका जो अर्ली एंड मिड G1 फेज है, वहाँ पे ये क्या होता है, अनफॉस्फोराइलेटेड और हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेज में रहता है। ये आपका रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को हम चेक पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे ये पार्सली एक्टिव हो जाता है लेट G1 फेज में, और G1 और S से की बाउंड्री में, G1 से जब ये S में एंटर करता है तब ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेज में आता है, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा फॉस्फेट अटैच किया जाता है और ये E2F से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। E2F देन DP से बाइंड करके क्या करता है, एक एक्सप्रेशन इंड्यूस करता है क्रिटिकल लेट G1 जीन्स में, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सेल फॉर एंट्रेंस इनटू S फेज, जो कि जरूरी होता है किसी भी सेल को S फेज में एंटर कराने के लिए, ठीक है। तो इसको जब ये नॉर्मल स्टेज में है तो ये सप्रेस करके रख रहा है, और जब इसकी एक्टिविटी मतलब इसकी एक्टिविटी को हटाना है कि ये ट्यूमर सप्रेसर जीन अब हट जाए, मतलब वो जो जीन है वो सही हो गया है, अब उसको नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इसको क्या किया जाता है, हाइपोफॉस्फोराइलेट किया जाता है, यानी कि बहुत सारे फॉस्फेट इस पे अटैच किए जाते हैं, बहुत सारे फॉस्फेट इस पे अटैच किए जाते हैं, देन ये हाइपर फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। उसके बाद ये अलग हो जाएगा E2F से। अब जो E2F का फंक्शन है, E2F का फंक्शन
फंक्शन है कि वो सेल को एस फेज में एंट्री दिलाए, ठीक है। किसी सेल को, जो सेल में कमी थी, ठीक है, जिसको क्या कर रहा था, आपका आरबी प्रोटीन रोक के रख रहा था, उस सेल को रोक के ना रखा जाए, अब उसको आगे बढ़ने दिया जाए। इसके लिए इसको हाइपोफॉस्फोराइलेट किया जाता है, काइनेज लगाया जाता है। आप सबको कितनी बार मैंने बताया, काइनेज का काम होता है फॉस्फेट को अटैच करना, जिसके लिए मैंने ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल बताया था, जिसमें हेट्रोकाइनेज होता है। ये उसको अटैच करेगा, उसको फ्री कर देगा, E2F आएगा और आगे सेल को प्रोड्यूस करेगा। ये इसका फंक्शन होता है। इतनी चीज़ें आपको इसमें जाननी थी। दूसरी जो हम चीज़ जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं P53 प्रोटीन के बारे में, ठीक है। P53 प्रोटीन के बारे में, ठीक है। अगर T53 की हम बात करें, प्रोटीन और 53 इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। 53 की बात करें तो ये भी एक टाइप का नेगेटिव रेगुलेटर है। नेगेटिव रेगुलेटर स्टॉप करने का ही काम कर रहा है, लेकिन ये वर्क करता है डिफरेंटली एज कंपेयर्ड रेटिनोब्लास्टोमा। जिस तरीके से रेटिनोब्लास्टोमा क्या था कि जब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में था, कोई उस पर फॉस्फेट वगैरह नहीं अटैच किया जा रहा है, तब वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है, ट्यूमर को दबा रहा है। और जब उसको हाइपोफॉस्फोराइलेट कर देंगे तो वो अपना काम करना बंद कर देगा, वो फ्री हो जाएगा सेल को छोड़ के, तब सेल अपना काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। इसको ट्यूमर सेपरेसर जीन कहते हैं। ये जो जीन है ये ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, इस वजह से इसको गार्डियन ऑफ जीनोम, ठीक है, गार्डियन ऑफ जीनोम, आगे अभी आप जानेंगे। किसी भी जीनोम का, जीन समझ रहे हैं आप, गार्डियन, उसका गार्डियन कहा जाता है। जैसे हम लोगों के गॉड को हम लोग अपना गार्डियन कहते हैं, गार्डियन एंजल कहते हैं। और हम लोगों के स्कूल के आगे गेट कीपर लगाता है तो उसको गार्डियन कहा जाता था। उसी तरीके से ये काम करता है एज अ सेलुलर गेट कीपर, किसी सेल पे गेट कीपर की तरह या उसके गार्डियन जीनोम की तरह। आगे आप इसको जानेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि ये T53 जीन जो है ये कोड करता है P53 को, जिसका मास अगर डाल्टन में देखा जाए तो P53 किलो डाल्टन होता है। इसी वजह से इसको नाम P53 दिया गया है। प्रोटीन 53, इसका जो मास, इसका जो वेट है, ठीक है, जो इसका मास है उसके हिसाब से ये 53 किलो डाल्टन्स का होता है। यहाँ पे KDA का मतलब है किलो डाल्टन्स, 53 किलो डाल्टन्स का होता है। इसी वजह से इसको नाम दिया गया। आपको नाम में बहुत टेंशन रहती है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। जैसे रेटिनोब्लास्टोमा पे उसका आरबी का नाम रेटिनोब्लास्टोमा है, इस वजह से उसको आरबी कहते हैं। प्रोटीन है तो PRB रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से इसका जो मास है वो 53 किलो डाल्टन्स होता है, इस वजह से इसे P53 प्रोटीन 53 कहा जाता है, ठीक है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपके ह्यूमन क्रोमोसोम 17 नंबर पे पाया जाता है। अगर रेटिनोब्लास्टोमा की बात करेंगे तो वो 13 नंबर पे, 13 पे भी 13.2 पे पाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ पे पाया जा रहा है, 17th क्रोमोसोम पे पाया जा रहा है। 17th क्रोमोसोम पे भी ये 17 के वो क्यू वाले पे पाया जा रहा था। रेटिनोब्लास्टोमा क्या था, क्यू पे पाया जा रहा था। लेकिन जो आपका ये P53 होता है वो P आर्म पे पाया जाता है। P आर्म के 13.1 पे, ठीक है, 13.1 पे, P आर्म के 13.1 लोकेशन पे ये पाया जाता है। और ये इनकोड करता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, जो कि 393 एमिनो एसिड, 393 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड को रेजिड्यू क्यों कहा जाता है, जब कई सारे एमिनो एसिड मिलते हैं तो जब एक एमिनो एसिड इससे मिलेगा और ये डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा तो इससे वाटर रिलीज होता है, H2O। तो इस तरीके से बने कंपाउंड को हम कहते हैं रेजिड्यू, ठीक है, जहाँ पे वाटर रिलीज होता है। तो एमिनो एसिड में वाटर रिलीज होता है, इस वजह से इसे रेजिड्यू कहा जाता है। आगे से कोई पूछे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप एमिनो एसिड, जब कई सारे एमिनो एसिड मिलते हैं तो हम रेजिड्यू वर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। तो ये आपको लोकेशन वगैरह इसकी पता चल गई। ये एक टाइप का क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इस वजह से इसे गार्डियन, ठीक है, गार्डियन ऑफ जीनोम, किसी जीनोम का गार्डियन या सेलुलर गेट कीपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नॉर्मली P53 इनएक्टिवेटेड होता है। इनएक्टिवेटेड किसके द्वारा होता है, अगर ये P53 है और इसको इनएक्टिवेट करना तो एक कंपाउंड होता है जिसे कि MDM2 कहते हैं। इसके बारे में MDM2 कहते हैं, जिसको कि माउस डबल माइन्यूट 2 कहते हैं। माउस में इसकी डिस्कवरी हुई थी, जिसे कि माउस डबल माइन्यूट 2 कहते हैं। ये क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को रोकता है, ठीक है,
इट फंक्शन E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एंड प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, जिसका फंक्शन क्या होता है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है और प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसको अगर इनएक्टिवेट रखना है, मतलब ये एक्टिव ना हो, तो इसके साथ MDM बाइंड होना चाहिए, MDM2 बाइंड होना चाहिए, तभी ये इनएक्टिव होगा। एक डायग्राम आप देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये आपका P53 है। ठीक है, और इससे MDM2 बाइंड है, दैट इज ये किस स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है, इनएक्टिव स्टेज में है, क्योंकि यहाँ पे MDM2 बाइंड है। अब क्या होता है कि कोई सेल है यहाँ पे, ठीक है, इस सेल में दिखा जाता है कि इसमें कोई माइटोटिक अपैरेटस डिसफंक्शन है, कोई भी माइटोसिस का कोई भी अपैरेटस, उसमें कुछ डिसफंक्शनिंग पाई जा रही है, या DNA रेप्लिकेशन में कोई स्ट्रेस पाया जा रहा है, या टीलोमियर में इरोजन पाया जा रहा है, टीलोमियर में कोई कमी पाई जा रही है, या ऑक्सीडेशन स्ट्रेस पाया जा रहा है, या कोई DNA में डैमेज पाया जा रहा है। जैसे ही ये चीज़ें डिटेक्ट होती हैं, देन क्या होगा, P53 का फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे काइनेज आएगा, किसी भी टाइप का काइनेज आएगा, वो क्या करेगा, 53 में फॉस्फेट को ऐड करेगा। जैसे ही यहाँ फॉस्फेट ऐड हुआ, इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, MDM इससे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जैसे ही फॉस्फेट यहाँ अटैच हुआ, MDM इससे फ्री हो जाएगा और ये अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। और रिस्पॉन्स क्या शो करेगा, कोई भी एंटी ऑक्सीडेंट डिफेंस को निकालेगा, ग्रोथ और अरेस्ट कर देगा सेनेसेंस को, मतलब उस फेज को अरेस्ट कर देगा, या DNA को रिपेयर करेगा रोक के, या अपोप्टोसिस कर देगा। DNA का क्या होता है, DNA रिपेयर हुआ अगर हो गया तो सेल आगे बढ़ जाएगा, और अगर DNA नहीं रिपेयर हुआ तो क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से जिसे जाना जाता है। क्या, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेथ करा दी जाएगी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ करा दी जाएगी, सेल को मार दिया जाएगा। ठीक है, होप ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि RB प्रोटीन का क्या वर्क होता है सेल साइकिल रेगुलेशन में, और P53 प्रोटीन का, दोनों की लोकेशन क्या होती है ये भी मैंने कंपेयर करके बता दिया। दोनों की लोकेशन क्या होती है, दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। RB जो होता है जब वो नॉर्मल स्टेज में होता है तब एक्टिव होता है, यानी कि नॉर्मली अगर पड़ा हुआ है तो एक्टिव है, और अगर उस पर फॉस्फेट आप अटैच कर देंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे बात करें हम P53 प्रोटीन की, तो P53 प्रोटीन में क्या होता है कि वो नॉर्मली इनएक्टिव होता है, लेकिन अगर उस पर फॉस्फेट अटैच करा दिया जाता है तो वो क्या होता है, अपनी एक्टिविटी शो करने लगता है। बस इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी थी। जब आप और हायर लेवल पे जाएंगे तो इसमें और डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आपके अभी जो आपको पढ़ना है उस क्लास के लिए इतनी चीज़ें मोर देन इनफ है। होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह से वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।